मित्रों नमस्कार। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स ज़रूर पढ़ा होगा ग्रेजुएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। और इस नेचर को समझने के लिए ये माना जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स जो है वो एक तरीके से सही सिद्धांत है। वैसे तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज हैं, लेकिन जो फंडामेंटल रियलिटी है हमारे संसार की, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए या एक तरीके से आप कह लीजिए जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, बोसॉन्स, माइक्रो पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स, उनके बिहेवियर को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स नेसेसरी है। क्वांटम फिजिक्स एडिक्वेट टूल है, ऐसा आप समझ लीजिए उसको। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक अलग एस्पेक्ट भी है जिसमें वो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के साथ भी मैच करता है। तो बहुत से साइंटिस्ट जो इसके क्वांटम मैकेनिक्स के एक तरीके से जिन्होंने उसको डेवलप किया था क्वांटम मैकेनिक्स को, जैसे इरविन श्रोडिंगर हो और वर्नर हाइजेनबर्ग या नील्स बोर या मैक्स प्लांक, तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया उसका एक साइंटिफिक पहलू तो था ही था, उसके साथ उसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी रहा है। और इस संसार, इस वर्ल्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को समझने के लिए, कई फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को समझने के लिए भी क्वांटम फिजिक्स जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। मैंने पिछले एक वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है या क्वांटम फिजिक्स स्पेशली, मैकेनिक्स तो एक उसका अलग पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक उसका एसेंस यानी कि उसकी फिलॉसफी समझ में नहीं आती। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या कहता है कि किसी भी क्वांटम सिस्टम को समझने के लिए हमको उसके कैनोनिकल कंजुगेट एट्रीब्यूट्स को समझना पड़ेगा। आप उसको ऐसे करके समझ लीजिए कि जैसे कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, क्वांटम पार्टिकल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को डिस्क्राइब करना पड़ता है। यानी कि उसकी स्थिति और उसकी गति, एक तरीके से आप ये समझिए संवेग को डिस्क्राइब करना पड़ता है, पोजीशन एंड मोमेंटम। तो ये पोजीशन और मोमेंटम यानी कि जो उसकी स्थिति और संवेग हैं, ये एक दूसरे के कंजुगेट वेरिएबल हैं। यानी कि आप किसी पार्टिकल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जब करेंगे तो उसके लिए आप उसकी पोजीशन को भी बताएंगे और उसके मोमेंटम को भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली आप उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर दें और उसके मोमेंटम को छोड़ दें, या उसका मोमेंटम डिस्क्राइब कर दें, उसकी पोजीशन को छोड़ दें। दैट इज़ नॉट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यू नीड position as well as momentum. So these are called canonical conjugate variables. तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी में नील्स बोर ने इसको 1927 में प्रपोज किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल या क्वांटम सिस्टम को समझने के लिए, छोटे सिस्टम को समझने के लिए वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को समझना पड़ेगा। यानी कि क्वांटम लेवल पर जो नेचर है या जो सिस्टम है या जो प्रकृति है या जो पार्टिकल है, वो वेव एस्पेक्ट भी रखता है और पार्टिकल एस्पेक्ट भी रखता है। यानी कि वो तरंग की फॉर्म में भी है और कण की फॉर्म में भी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो केवल कण है या केवल तरंग है। वो जो भी है, वो जो भी वस्तु है, उसका जो भी एक एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर वेव नेचर भी है और उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। अब वेव नेचर जो है वो थोड़ा हिडन फॉर्म होती है, यानी कि उसको आप एक तरीके से एक्सटेंडिंग फ्रॉम
इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मीन्स उसका एक्सटेंशन बहुत लंबा होता है, दैट इज़ द वेव। और पार्टिकल उसका एक तरीके से लोकलाइज फॉर्म है, यानी कि जब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में बदल गया तो दैट इज़ द पार्टिकल फॉर्म। तो जो वो वस्तु है, क्वांटम वस्तु या फंडामेंटल वस्तु या फंडामेंटल थिंग जिसको आप कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली वो ना तो पार्टिकल है ना वेव है, लेकिन उसके अंदर दोनों के एट्रीब्यूट हैं, यानी कि उसी समय वो पार्टिकल है, उसी समय वो वेव है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पार्टिकल के रूप में देखना चाहते हैं कि वेव के रूप में देखना चाहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू सी इट एज ए पार्टिकल, तो ये वो पार्टिकल के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। एंड इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व इट एज ए वेव और द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, तो उसमें वो वेव के रूप में बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको पार्टिकल की फॉर्म में देख रहे हैं तो उसका वेव रूप जो है वो गायब हो जाएगा। वेव रूप रहेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि जिस समय वेव रूप कम हो जाता है उसमें पार्टिकल रूप बढ़ जाता है, और जिसमें पार्टिकल रूप कम हो जाता है उसमें उसका वेव रूप बढ़ जाता है। यानी दोनों रूप एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। ऐसा नहीं होगा कि केवल पार्टिकल आप देखें किसी क्वांटम सिस्टम का पार्टिकल रूप देखें और वेव एस्पेक्ट उसका कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों रूप रहेंगे, लेकिन किस तरीके से रहेंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव तरीके से रहेंगे। का मतलब यह है कि इफ यू हैव ए पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट पार्टिकल इन योर ऑब्जर्वेशन, देन द वेव एस्पेक्ट विल डिसअपीयर, स्लाइटली डिसअपीयर। तो उसी तरीके से जिसमें आप वेव रूप देखना चाह रहे हैं तो पार्टिकल रूप उसका स्लाइटली डिसअपीयर हो जाएगा, बट कंप्लीट डिसअपीयरेंस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पूरकता का सिद्धांत कहलाता है, या जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अब इन्हीं सिद्धांतों को, अब देखिए क्वांटम फिजिक्स में ये सिद्धांत किस तरीके से ये साइंटिस्ट इस सिद्धांतों पर पहुंचे हैं, तो दैट इज अनदर पॉइंट। उन लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए, ठीक है। कई ऐसे फिजिकल फेनोमेना थे, जैसे आप समझ लीजिए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या कॉम्पटन इफेक्ट है, अदर इफेक्ट्स थे। उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से ये थ्योरीज दी, और अल्टीमेटली वो फिर इन पोस्टुलेट्स को उन्होंने पोस्टुलेट किया। तो ये कंप्लीटली साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, अपने दार्शनिक ग्रंथों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लगभग इनसे मिलते जुलते सिद्धांत ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। यद्यपि उन सिद्धांतों तक हमारे प्राचीन वेत्ता किस तरीके से पहुंचे, दैट इज अनदर पॉइंट। उन्होंने कोई साइंटिफिक स्टडी की या नहीं की, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन सिद्धांतों पर वो इन्हीं सिद्धांतों पर लगभग पहुंच गए। तो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण एक ग्रंथ है, तो उसमें एक जगह श्री भगवान और एक विदुषी महिला, उनका नाम देवहूति, तो आपस में उनका डिस्कशन चल रहा है पुरुष और प्रकृति के बारे में। तो देवहूति भगवान कृष्ण को जब पुरुष और प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो एक श्लोक कहती हैं। वो श्लोक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर हम ये देखेंगे कि उस श्लोक में और क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी में किस तरीके से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हम लोगों को दिखाई देती है। तो पहले मैं वो श्लोक आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो वो श्लोक है, पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन्न विमुंचति करिहिच्यत अन्योन्याप आश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभु। इसका मतलब ये है कि हे भगवान, पुरुष और प्रकृति नित्य है, सदा से, एवर एग्जिस्टिंग, और पुरुष के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकृति के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं। ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं, और इन दोनों का परस्पर आश्रय संसार में माया का उत्पन्न करता है। यानी कि देवहूति कहती हैं कि संसार में दो चीजें फंडामेंटली एग्जिस्ट करती हैं,
उसमें एक पुरुष और एक प्रकृति। अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि पुरुष और प्रकृति का मतलब पुरुष और महिला नहीं है। पुरुष और प्रकृति, संसार को जब ईश्वर ने क्रिएट किया, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूँ, जब संसार को ईश्वर ने प्रकट किया तो उसने अपनी जो शक्ति है उसको पुरुष और प्रकृति के रूप में एक तरीके से उत्पन्न किया। उसमें जो पुरुष भाव है वो गोपनीय है और प्रकृति भाव जो है वो मैनिफेस्टेड है। मीन्स जो फंडामेंटल जो रियलिटी जो ईश्वर ने क्रिएट की, उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक छुपा हुआ है, दैट इज द पुरुष भाव, और एक प्रकट है यानी कि प्रकृति भाव। तो पुरुष भाव का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी कि उसको आप एक तरीके से अगर आप क्वांटम फेनोमेना से थोड़ा सा रिलेट करें, हालांकि ये जो हमारी फिलॉसफी है दैट इज़ वेरी डीप, क्वांटम फिजिक्स इज आल्सो वेरी डीप, लेकिन हम एक सिमिलरिटी उसके बीच में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो जो पुरुष भाव है दैट इज रिलेटेड टू समथिंग वेव, एंड प्रकृति जो कि मैनिफेस्टेड है, जो कि हम जिसको हम देखते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू द पार्टिकल। सो पुरुष और प्रकृति को आप एक तरीके से थोड़ा साइंटिफिक उसमें नीचे लेके आप उसको वेव और पार्टिकल के रूप में मान सकते हैं। तो देवभूति ये हुति कहती हैं कि ये जो पुरुष और प्रकृति भाव हैं, जो पुरुष और प्रकृति एट्रीब्यूट हैं फंडामेंटल रियलिटी के, ये एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष भाव ही रहे प्रकृति भाव लोप हो जाए और प्रकृति भाव रहे पुरुष भाव लोप हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये भाव एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कि जिसमें पुरुष भाव बढ़ता है, यानी कि जिसमें संसार प्रकट होता है, उस समय उसका जो अनऑब्जर्व पार्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिस समय अनऑब्जर्व पार्ट यानी कि उसका पुरुष भाव बढ़ता है तो प्रकृति भाव कम हो जाता है। अब आप देखिए कि ये सिद्धांत हमारे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी से कितना मिलता जुलता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी में वेव और पार्टिकल एस्पेक्ट्स नेसेसरी हैं फंडामेंटल रियलिटी को समझने के लिए, और हमारी फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति भाव नेसेसरी हैं प्रकृति को फंडामेंटल रियलिटी को समझने के लिए, और दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों को ही समझना पड़ेगा, यानी कि फंडामेंटल रियलिटी को समझने के लिए हमें वेव नेचर को भी समझना पड़ेगा और पार्टिकल नेचर को भी समझना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ ये कहा जा रहा है कि फंडामेंटल रियलिटी को समझने के लिए हमें पुरुष भाव को भी समझना पड़ेगा और प्रकृति भाव को भी समझना पड़ेगा। और एक विलक्षण बात और है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी में जो वेव और पार्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अनसर्टेनिटी से जुड़े हुए हैं। मीन्स जिस समय आप पार्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे तो थोड़ा वेव एस्पेक्ट जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। उसी तरीके से आप वेव एस्पेक्ट को अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझेंगे तो उसका पार्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। और सिमिलरिटी यहाँ आप देखिए कि यहाँ पुरुष और प्रकृति भाव दोनों को हमको समझना है, लेकिन इन दोनों भावों के मिलने से, पुरुष और प्रकृति के संयोग से माया की उत्पत्ति होती है। माया मीन्स इल्यूजन, यानी कि संसार को फंडामेंटली एक तरीके से माया माना गया है हमारी फिलॉसफी में, इल्यूजन। तो माया का मतलब हुआ कि जहाँ कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, नथिंग इज सर्टेन, एवरीथिंग इज अनसर्टेन और प्रोबेबिलिस्टिक। तो आप देखिए कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से माया की उत्पत्ति हो रही, और उधर क्वांटम मैकेनिक्स में वेव और पार्टिकल के संयोग से अनसर्टेनिटी की उत्पत्ति हो रही है। तो ये दोनों सिद्धांत, चाहे आप उसको फिजिक्स के रूप में ले लीजिए या फिलॉसफी के रूप में इधर ले लीजिए, एक दूसरे से कितने मैच खाते हैं। ये कितना आश्चर्यजनक है कि जो सिद्धांत हम साइंटिफिक तरीके से उस पर पहुंच रहे हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ग्रंथकारों ने या जो भी दार्शनिक थे उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को
अपनी मेधा के बल पर या अपने ऑब्जर्वेशन के बल पर या अपनी चिंतन के बल पर प्राप्त किया। तो ऐसा लगता है कि एक समय निश्चित ऐसा आएगा जिस समय संपूर्ण साइंटिफिक आइडियाज़, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ एक दूसरे को पूरक की तरह से काम करेंगे। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी इज नॉट एक्सक्लूसिव टू क्वांटम मैकेनिक्स और द फिलोसफी, इट इज एवरीवेयर फॉर द ट्रू रियलिटी। इस संसार की ट्रू रियलिटी को समझने के लिए हर सिद्धांत एक दूसरे का पूरक है, ऐसा मेरा मानना है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को हमारे ग्रंथों में यत्र तत्र पाया जा सकता है। आवश्यकता है उसको डीपली समझने की और उसको डीपली और लॉजिकली एक्सप्लेन करने की। हम भविष्य में कुछ और इस तरह के पॉइंट्स या सिद्धांतों को या श्लोकों को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश अथवा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।